गुड मॉर्निंग। कर लिए सब वीडियो ऑफ? डाटा बचा रहे हो सब लोग? हम्म। खाना खा रहे हैं सर जी। आराम कर रहे थे सर जी। हाँ हाँ, सब ठीक। देखो, कल हम लोग मानक समय की बात किए हैं और सीमावर्ती देश वगैरह की बात कर रहे हैं। उसी के आगे हम लोग बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लें, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा लास्ट का जो 10 मिनट है वो आपका लैपटॉप का बैटरी लो हो गया था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे का। जो लोग जुड़े हैं इसमें देखो, हम लोगों ने किसकी बात की है? अपने कंट्री में वो बात की है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, उत्तर का सबसे दूर का पॉइंट कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है और पूरब का कौन सा है। तो 4 पॉइंट हमने बताए थे आपको कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिण में सबसे ज्यादा। तो हम क्या बोलते हैं उसे? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन एग्जैक्ट जगह देखो, अंडमान एक अलग द्वीप है और निकोबार दोनों को मिला करके अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। जब द्वीप समूह कहा जाता है तो द्वीप समूह में ज्यादा द्वीप होते हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। इसमें जानते हो टोटल 572 द्वीप हैं, जिसमें से 550 द्वीप अंडमान में पड़ता है और 22 द्वीप पड़ते हैं निकोबार में। दोनों मिल के बनता है अंडमान निकोबार द्वीप। तो एक द्वीप नहीं है, ये मत समझना। वहां पे हमेशा टर्म द्वीप समूह आता है। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन हम देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो ग्रेट निकोबार कहा जाता है। इसमें कई सारी चीजें आएंगी, अभी लघु अंडमान आएगा, कार निकोबार आएगा, ऐसे शब्द आएंगे। तो उसमें से एक आपका ग्रेट निकोबार आता है, बड़ा निकोबार जिसे कहा जाता है, वहीं पड़ता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये मेन भूमि पर नहीं है भारत के, क्योंकि ये तो तटीय इलाका हुआ ना, एक द्वीप है। मेन भूमि पे कौन है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी कौन पड़ता है? केप कमोरिन, जो आपको हमने बताया था, केप कमोरिन। अच्छा, पिछली वाली क्लासेस अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक से रिवाइज किया होगा, तो हमने दोनों की पोजीशन बताई थी। जैसे इंदिरा पॉइंट का पोजीशन क्या बताया था? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है ना? कन्याकुमारी का क्या बताया था? 8 डिग्री 4 मिनट। है ना? ये पॉइंट बताए थे आपको हमने कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, लैटिट्यूड पर और लॉन्गिट्यूड पर। तो ये पोजीशन थी दोनों पॉइंट की। ठीक है, तो साउदर्न मोस्ट ये पॉइंट था। जब नॉर्दर्न मोस्ट बात किया था, उत्तर वाला, तो वो इंदिरा कॉल था। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर। वैसे तो पोजीशन हम इसकी भी बता चुके हैं, आपको बस रिवाइज करना था। 37 डिग्री 6 मिनट। यानी भूमध्य रेखा से अगर हम देखें तो ये कौन सा अक्षांश पड़ेगा? नॉर्थ वाला पड़ेगा। तो नॉर्थ लैटिट्यूड में था ये, 37 डिग्री 6 मिनट पे पड़ रहा था आपका। ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न मोस्ट की बात किया था हमने, पश्चिम वाला पॉइंट जो था। तो पश्चिम वाले पॉइंट में जो सबसे पश्चिम पॉइंट हमारा, वो कौन सा है? तो वो गौर माता या गुहार मोती कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगर इसकी भी लोकेशन आपको पता हो तो 68 डिग्री 7 मिनट था, यह देशांतर था, यानी लॉन्गिट्यूड। रीजन, क्योंकि जब हमने आपको ये लैटिट्यूड, ये नॉर्थ लिखा है, हमने इसको भी नॉर्थ लिखा है, ये भी नॉर्थ लिखा है, लेकिन इसको क्या लिखोगे आप? इसको ईस्ट लिखोगे, गुजरात वाले को। और ईस्टर्न पॉइंट जो था आपका, ये किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में भी, इसकी पोजीशन क्या थी आपकी? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आपको हमने बताया था जब देशांतर को डिनोट करते हैं तो ईस्ट और वेस्ट डिनोट करते हैं। जब नॉर्थ लैटिट्यूड को डिनोट करते हैं, अक्षांश को, तो नॉर्थ और साउथ करते हैं। तो देशांतर के साथ हमेशा ईस्ट या वेस्ट आता है। ठीक है ना? और अक्षांश के साथ जब अक्षांश की बात होती है तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड की बात, तो उसमें नॉर्थ या साउथ आता है। तो साउथ में तो भारत है ही नहीं भाई, हमेशा नॉर्थ में पड़ता है, तो हमेशा नॉर्थ ही आएगा। ये चीजें हमने बताई थी। तो 4 पॉइंट बताए थे, चारों अब तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है। एक पॉइंट बताया था कि कैप कोमोरिन वो जगह है तमिलनाडु में जहां पर तीनों मिलते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों आकर जहां पर मिलते हैं वो आपका कहलाता है कैप कोमोरिन। ठीक है, तमिलनाडु का पोर्शन है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ये वही वाला पॉइंट था
भाई पूरब में क्या पड़ रहा था, किबिथु, तो किबिथु से लेकर गौर माता तक, किबिथु से गौर माता तक ये दूरी कितनी मतलब टोटल ली गई, तो ये आपकी वही लिखी हुई है, ठीक है, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, वो कौन सा, यहाँ से इंदिरा कौल और कन्याकुमारी, ये दोनों पॉइंट नॉर्थ और साउथ का, तो इन दोनों का था 3214 किलोमीटर विस्तार जो था, ठीक है। सीमावर्ती देश की बात किए थे हम लोग, पड़ोसी देश की, हमारे भारत के आसपास का कौन कौन सा देश है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। तो हमने बात की थी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, जिनसे देश लगते हैं, बाहर वाले जो देश लगते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, ऊपर वाला जो क्षेत्र लगता है, वो टोटल कितना रेंज बनाता है, तो लगभग बनाता है, एग्जैक्ट वैल्यू है 15,106.7 किलोमीटर, अगर सभी को ऐड करें तो सारे देशों का मिलाकर अप्रोक्सीमेट में 15,200 ले लिया जाता है। द्वीपों सहित, देखो इसमें द्वीप का नहीं कवर है, मतलब जो लक्षद्वीप हो गया जैसे, है ना, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश वगैरह जैसे हैं वो तो ठीक है, द्वीप में जैसे लक्षद्वीप आ गया, अंडमान निकोबार वगैरह आ गए, तो इन द्वीपों की तटरेखा इसमें नहीं है, इन द्वीपों की तटरेखा इसमें नहीं है, वो अलग से बताया जा रहा है कि द्वीपों सहित तटरेखा कितनी है ये, यानी अगर टोटल भारत का स्थल देखोगे टोटल, तो दोनों को ऐड कर दोगे, 15,200 लगभग अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं, और 15,200 में 7,516.6, 22,000 के समथिंग आएगा, ठीक है, 22,700 समथिंग आएगा। तो मेन स्थलीय सीमा ये हो गई आपकी। इसमें हमने बोला कि भारत और बांग्लादेश कितना रेंज बनाता है, तो भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा यही है, 4,096.7 किलोमीटर। कुछ राज्य भी बताए थे, वो आपको याद रखने होंगे, मैप से चाहे याद कर लो उन्हें कि कौन कौन से राज्य हैं, अभी हम कोशिश करेंगे आपको मैप से वो करा देंगे। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा 4,096.7 किलोमीटर लगती है, जो सबसे लंबी सीमा है। भारत और चाइना के बीच जो सीमा है वो कितनी है, 3488 है। भारत पाकिस्तान 3323, भारत नेपाल 1751, भारत म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। ये सारी वैल्यू आपको याद करनी होगी, ठीक है, लिए केवल पढ़ना नहीं है, इन्हें याद भी करना होगा, ये जरूरी है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया ये सारे पॉइंट्स, इसमें सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से, सबसे कम किससे लगती है, अफगानिस्तान से। कुछ मेन मेन लाइन है हमारे पास जो आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे कि रेड क्लिफ लाइन किसके साथ बनती है, इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान, ये लाइनें आपको याद रखनी होगी। अच्छा, इसमें एक शब्द आया था अध्यारोपित, इम्पोज लाइन। तो अध्यारोपित वो होता है जो कोई बाह्य शक्ति, देखो बाह्य शक्ति पीडीएफ में एक शब्द यूज हुआ था, किसी ने कल पूछा था कि सर बाह्य शक्ति क्या है। बाह्य शक्ति मतलब है कि जो किसी दूसरे देश के द्वारा बनाया गया हो, जैसे ये वाली जो लाइन है ना, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान, इस रेड क्लिफ लाइन का डिसाइड किसने किया है, इस रेड क्लिफ लाइन को हमने नहीं किया है। रेड क्लिफ लाइन कब बनी थी, जब अंग्रेजों से हम आजाद हो रहे थे, तो उस समय रेड क्लिफ जो वहां पर अंग्रेज था, उसी ने सीमा रेखा डिसाइड की थी, एक आयोग बना था जिससे भारत पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर तय किया गया था। तो जब कोई दूसरी शक्ति आकर के वो लाइन डिसाइड करती है, तो उसे अध्यारोपित कहा जाता है, यानी किसी और के द्वारा किया गया। तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया, यानी के द्वारा किया गया था, भाई उस समय अंग्रेजों का राज था हमारे उसमें, तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, इसलिए उसे बोलते हैं अध्यारोपित, और इसीलिए उसको बाह्य शक्ति के द्वारा कहा जाता है, कि बाह्य शक्ति के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। भारत श्रीलंका ये सीधे स्थल से तो नहीं जुड़े हैं, एक समुद्री इलाका समझ लीजिए, लेकिन इनके बीच एक जल संधि है पानी के द्वारा, पाक जल संधि जिसे बोलते हैं। पाक क्यों शब्द पड़ा है, क्योंकि एक व्यक्ति थे रॉबर्ट पाक नाम के, तो ये गवर्नर थे रॉबर्ट पाक। अब ये गवर्नर जो थे, ये मद्रास के गवर्नर थे उस समय, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है पाक जल संधि, जो इनको अलग करता है। क्लियर हुआ सबको पॉइंट, ओके। तो इतनी बातें हम पीछे कर चुके हैं। देखिए ये जो पोर्शन पड़ता है आपका यहाँ पर, ये क्या है आपका, लक्षद्वीप, ठीक है ना, ये सब जो है ये लक्षद्वीप है। इधर जो पड़ता है वो कौन पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये अंडमान और निकोबार पड़ता है, ओके।
अगर हम लोग लक्षद्वीप में देखते हैं तो ये लगभग 36 द्वीपों का समूह है। ये जो लक्षद्वीप पड़ता है 36 द्वीप है, इसमें टोटल लगभग 36 द्वीप आते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर देखोगे आप तो इसमें लगभग 572 द्वीप आते हैं। क्लियर? तो ये जो सीमा रेखा पड़ती है यहाँ से लेकर ये वाली आपकी गुजरात वाली, तो नीचे की जो लाइन पड़ती है ये गुजरात से लेकर के ये जो पूरा जाता है आपका, ये पूरा जाता है, तो ये तट रेखा हो गई। यही क्या कहलाएगी? तट रेखा कहलाएगी। ठीक है ना? इसी की बात हमने की थी, जो आपसे किया था कि तट रेखा की लंबाई कितनी, तो वो हमने इसी की बात की थी। और द्वीप सहित लेकर के था 7516। द्वीप सहित का मतलब कि ये कम होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो 7516 नहीं है, ये लगभग 5000 समथिंग आती है। इसकी वैल्यू हम लिखवा देंगे। दोनों में जब ऐड कर देते हैं 5422 और 2094, ये 2094 किलोमीटर इनकी आती है, लक्षद्वीप और अंडमान इन सबको मिलाकर, तब वो रेखा आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। आगे का थोड़ा सा पोर्शन बताते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में करेंगे। तो हम लोगों ने बात की थी आपके सीमावर्ती देश की। ठीक है, वैल्यू याद हो रहा है सबको? उसको रिवाइज करते रहो, वैल्यू आपको याद हो जाएगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं और फिर बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं सबको मिलाकर। अगर आप भारत के राज्य देखते हैं, भारत के राज्य एवं यूटीज, भारत के राज्य एवं यूटीज के उसमें देखते हैं, तो भारत के राज्य टोटल कितने हमारे पास हैं प्रेजेंट डे में? तो प्रेजेंट डे में हमारे पास जो स्टेट हैं वो कितने हैं? 28 या 29? कितने हैं? 28 है। और यूटी कितनी है? 8 या 9? ठीक है, तो यूटीज हैं आपके पास 8। क्या आप हमें बता सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कम से कम आप दो तीन चार तो बताएंगे। पहला अगर आप देखें तो राजस्थान है, दूसरा कौन सा होगा? एमपी, तीसरा कौन है? यूपी कि महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। चौथा कौन है? यूपी। पांचवा कौन है? गुजरात। तो एटलीस्ट टॉप 5 आपको याद रखने हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे जो सबसे बड़े राज्य हैं वो आपके हैं राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। ये 5 आपके पड़ते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट कौन से हैं? ये सीधा क्वेश्चन बना हुआ है, आप जानते हैं एनटीपीसी में, आरआरबी के ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 7 सिस्टर स्टेट आपके वो जो नॉर्थ वाले पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, वही आपके हैं। तो एक तरफ से अगर आप देखना चाहें तो आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा कौन पड़ेगा? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सिक्किम इसमें नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम को हम लोग 7 सिस्टर स्टेट में नहीं लेते। किसी को अगर ये लगे कि सिक्किम आता है तो वो इसमें नहीं आता। ठीक है ना? हो गया? ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं भारत के तटीय भाग, तो तटीय भाग में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन होगा? भारत की तटरेखा पर टोटल राज्य कितने आते हैं? ये 9 है। और यूटीज कितनी है? ओ, देखो ये केवल वो बताया जा रहा है कि ये जो तट रेखा है नीचे गुजरात से लेकर के नीचे जाती है, तो वो कितने राज्य आके पड़ते हैं भारत की तट रेखा पर? टोटल स्टेट कितने पड़ते हैं? 9। ये आप मैप से अभी देख लेंगे, जैसे गुजरात पड़ेगा,
नीचे आओगे महाराष्ट्र पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, कर्नाटक पड़ेगा, केरल पड़ेगा, तमिलनाडु पड़ेगा, उधर आंध्र प्रदेश पड़ेगा, ऊपर उड़ीसा पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। तो ये जब ऐड करोगे सभी को तो टोटल 9 आएंगे। और यूटीज कितनी पड़ेंगी? 4 यूटी पड़ेंगी, यूनियन टेरिटरी तटरेखा पर। दादरा नगर हवेली उधर पड़ेगा आपका, इधर पुदुचेरी वाला पोर्शन पड़ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके टोटल 9 जो तटरेखा पर माने जाते हैं, 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। तटरेखा की लंबाई कितनी है स्टूडेंट? तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो तटरेखा की टोटल लंबाई अगर देखें तो 7516.6 किलोमीटर है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें मुख्य भूमि से लगे तट की लंबाई, तो वो है 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर तो वो है आपकी 2094 किलोमीटर। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तब आंसर आपका आता है 7516.6 किलोमीटर। ये 2094 कौन सा आपका आया? लक्षद्वीप और अंडमान वाला, ठीक है ना। लक्षद्वीप और अंडमान वाला ये आया। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 937.7 किलोमीटर। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। सबसे छोटी गोवा की है, 118 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। फिर हम पीडीएफ अभी डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है डिटेल। ये वो है जो आपको याद रखने ही रखने, इनको भूलना नहीं है बीच में, बाकी पीडीएफ तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें आपको बताई स्टेट से रिलेटेड, और जैसे भारत के राज्य और यूटी बताया, और यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया, 7 सिस्टर स्टेट बताया, तटीय भाग बताया आपको, तटरेखा की लंबाई वगैरह बताया। ठीक है, हो गया? हो गया? सर हेडिंग क्या था आज का? आज का हेडिंग यहीं से तो शुरू हुआ है, भारत के राज्य एवं यूटीज। फिर उसके बाद तटीय भाग। कंप्लीट स्टूडेंट्स? ओके। चलो यहाँ देखिए, ये आपकी पीडीएफ जो मेन डिटेल है, जिसमें जो हमने शेयर किया है, जरा ध्यान से देखो। हमने टॉपिक जो आपका स्टार्ट किया था वो आपका किया था सीमावर्ती देश से, ठीक है। हमने आपको बताया कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। अब नीचे क्या करना होगा आपको, डिटेल क्या पढ़ना होगा कि भारत की ओर से जो भारत बांग्लादेश की सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर वो सब है। पश्चिम बंगाल से कितनी सीमा लगती है? देखो, बांग्लादेश और भारत के बीच टोटल है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से कितनी लंबाई बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल से लगती है, कितनी आसाम से लगती है, क्वेश्चन यहां से आता है आपके। वो एग्जैक्ट नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है, और फिर वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको।
जैसे आप इसमें देखोगे तो सबसे कम किसकी लगेगी, असम की लगेगी बांग्लादेश के साथ। रीजन देखो, पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा कितनी है, 2216.7 किलोमीटर है, जबकि असम के साथ ये कितना लगता है, 263 किलोमीटर। मेघालय के साथ कितना लगता है, 443। त्रिपुरा के साथ कितना लगता है, 856। और मिजोरम के साथ कितना लगता है, 318। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना कि बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। फिर दूसरा क्वेश्चन बना कि भारत और बांग्लादेश में बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से सबसे कम लगती है, तो आप कहेंगे आसाम। क्यों, केवल 263 किलोमीटर ही है। तो ये है पॉइंट। अगर आप मैप देखोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये बांग्लादेश का है, अब आप यहाँ देखो ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, तो ये जो बाउंड्री आपकी ये लग रही है, ये पश्चिम बंगाल वाली लग रही है पूरी, ठीक है ना। ये तो कितना है, लगभग 2200 किलोमीटर का जो बताया हमने आपको। आसाम बस इतना ही लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे कम जो बांग्लादेश से लग रहा है वो आसाम लग रहा है, जो केवल 263 किलोमीटर का है। मेघालय में जब आप जाओगे तो मेघालय का ये सीमा लग रहा है, यहाँ तक मेघालय का लग रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में। और जब त्रिपुरा में आओगे तो त्रिपुरा तो पूरा घिरा ही है, त्रिपुरा यहाँ पूरा घिरा ही है, यहाँ पर ये पूरा बांग्लादेश की ही सीमा चल रही है चारों तरफ से। बस इधर है जो असम से लगा हुआ है वो, नीचे मिजोरम है। तो दो चीजें हो गई, और कौन से राज्य से कनेक्ट हैं, और दूसरा लंबाई। ये आपका काम है याद करना। अब देखो हम क्लास में तो नहीं रटाएंगे, वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू जो है, जो मेन था वो हमने बता दिया, 4096.7 किलोमीटर। ये आपको रटा होना चाहिए। बाकी काम आपको ये करना होगा कि जो जो पोर्शन है ये आप अपना आराम से इसको याद करते रहिए कि इसमें से कौन से राज्य से कितनी सीमा इसकी लग रही है। तो ये वाला पॉइंट आपका ये था। पश्चिम बंगाल से 2216.7 है, असम से 263 है, मेघालय से 443 है, त्रिपुरा से 856 है, 318। पहला काम है इसको याद करना, 4096। जब ये याद हो जाए उसके बाद फिर राज्य का याद किया जाता है, ठीक है। दूसरा आते हैं, भारत और म्यांमार के बीच कितनी सीमा लग रही थी, 1643 किलोमीटर की। तो भारत म्यांमार ये रहा। तो अगर भारत म्यांमार का आप देखोगे तो ये सीमा यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी आपका ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर का पोर्शन म्यांमार से लगना शुरू हो जाता है। तो आप कौन कौन से राज्य जो म्यांमार से आ रहे हैं, अगर आपको मैप याद है तो आप क्लियर कर लेंगे। देखो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, नागालैंड लग रहा है, मणिपुर लग रहा है, और मिजोरम लग रहा है। क्या त्रिपुरा लग रहा है क्या म्यांमार से? नहीं, त्रिपुरा सीमा म्यांमार से नहीं लगती। त्रिपुरा इधर है, म्यांमार त्रिपुरा ये है, तो त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो ये क्वेश्चन वो पूछते हैं राज्य देकर, तो मैप आपको ध्यान रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, नागालैंड की लग रही है, मणिपुर की लग रही है, और मिजोरम की लग रही है। तो यहाँ पर अब उनकी रेंज भी दी गई होगी। भारत की ओर से भारत म्यांमार टोटल किलोमीटर है 1643। अब इसमें से मिजोरम के साथ कितना है, तो मिजोरम के साथ 510 है, मिजोरम के साथ 510 है, ठीक है। मणिपुर के साथ कितना है, 398 है, तो मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर लग रहा है। इसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो नागालैंड के साथ कितना लग रहा है, 215 किलोमीटर। और नागालैंड के बाद इसमें आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर। अब अगर क्वेश्चन आया कि म्यांमार के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, तो आप इनमें से वैल्यू देख लो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। सबसे कम किसकी लगती है, नागालैंड की, केवल 215 किलोमीटर। और टोटल जब सबको ऐड कर दो तो 1643 वगैरह के आसपास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। इवन यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आती है, देखो ये हम पर्वत वाले में पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना उसका मतलब हम समझा दे रहे हैं। ये पूरा हिमालयन क्षेत्र होता है, ये सब हिमालय की पहाड़ियां हैं, तो ये सब हिमालय की पहाड़ियां यहाँ पर हैं, हिमालयन क्षेत्र है। और इन्हीं हिमालयन पर्वत श्रेणी में उनको कहा जाता है अराकान। ये सब हिमालय पहाड़ी का ही पार्ट है। अराकान होती है, योमा होती, अराकान, योमा, नागा, पटकोई, ये सब होती हैं। यहाँ पर पहाड़ियां हैं, तो ये पहाड़ियां म्यांमार को अलग करती हैं। और इन्हीं के बीच एक नदी बहती है, इरावदी नाम की। तो हमारे और म्यांमार के बीच एक नदी जाती है, ठीक है। हमारे और इसके बीच क्या जाती है, एक नदी जाती है, यहाँ से एक नदी जाती है। तो एक नदी फ्लो कर रही होती है, वो कौन सी नदी है, इरावदी नदी है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत और म्यांमार को अलग करने वाली नदी कौन सी है, वो इरावदी नदी कहलाती है। और कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो हमारे म्यांमार को इधर अलग करती हैं, तो वो हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन पूर्व की तरफ उसका नाम अलग है, वो श्रेणी उसी की है। उसका नाम अराकान योमा कहलाता है, नागा, पटकोई, मणिपुर की पहाड़ियां, ये सब कहलाता है।
नागा क्यों कहलाता है नागा पहाड़ी? क्योंकि नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी क्यों कहलाता है? क्योंकि मणिपुर में। अराकान योमा इधर है, तो अराकान योमा पहाड़ियां इधर है, तो ये वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये म्यांमार को अलग करने वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, देखो पीडीएफ का पॉइंट छोड़ना नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां, यहाँ शब्द लिखा हुआ है, शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में गलती हो जाएगी। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां ही हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं? अराकान कहते हैं। अराकान योमा, नागा, पटकाई, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, कौन सी नदी भारत म्यांमार को अलग करती है? तो इरावदी अलग करती है। 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। अब आते हैं भारत भूटान सीमा पर। तो भारत भूटान की सीमा आपकी है 699 किलोमीटर की। अब भारत भूटान में कौन कौन से राज्य लगते हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मैप देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा भूटान आपका। तो भूटान में अगर आप देखोगे तो ये सिक्किम की सीमा लग रही है यहाँ पर, ये सिक्किम है पूरा, तो ये सिक्किम इससे जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल ये है इसका, ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और ये हो गया सिक्किम, तो ये पार्ट सिक्किम का हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल का हो गया। इधर ये हो गया आसाम, ये आसाम की रेंज हो गई भूटान के साथ। और इधर जब देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश है। तो हो गए 4। तो भूटान के साथ कौन कौन से देश, कौन से राज्य की सीमा लग रही है? सिक्किम की लग रही है, पश्चिम बंगाल की, आसाम की और अरुणाचल प्रदेश की। मैप याद है तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। रीजन, अब मान लो ऑप्शन में दे दिया उसने मेघालय, तो मेघालय तो भूटान से लग ही नहीं रहा, सिंपल सी बात है। वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? अब किस राज्य की नहीं लगती तो आपको पता होगा, तो मेघालय की नहीं लगेगी जो एक ऑप्शन दिया होगा उन्होंने, अरुणाचल प्रदेश की लगेगी, आसाम की लगेगी, पश्चिम बंगाल की लगेगी, ठीक है। कितना कितना किलोमीटर है तो वो आप अपना याद करिए। आसाम की 267 किलोमीटर लगती है भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश की 217, पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम की केवल 32 है, ये 32 है। तो सबसे कम सीमा सिक्किम की लगती है जो भूटान के साथ लगती है, ठीक है। भारत और चीन के मध्य स्थलीय सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर की। अब किन किन राज्यों से ये लगता है? तो ऊपर का आपको पता ही होगा, लद्दाख से लगता है, हिमाचल प्रदेश, यही आपके पेपर में आया था यूपी ट्रिपल एससी में, जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उन्होंने यही ऑप्शन दिया था। भारत और चीन के मध्य जो स्थलीय सीमा बनती है वो सबसे कम स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ है? उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए थे, हिमाचल प्रदेश भी था उसमें, सिक्किम भी था। तो क्योंकि सिक्किम छोटा देश है, सब लोगों ने सिक्किम टिक किया था, सिक्किम गलत आंसर था। रीजन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ केवल 200 किलोमीटर की लगती है और जो सिक्किम के साथ है वो 220 किलोमीटर लगती है। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट थे जिनका सही आ गया था, जिन्होंने थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो वो अंदाजा जिसने लगाया था उसका गलत हो गया था। तो चाइना के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है? तो आपको ये पता चल गया कि देखो लद्दाख ऊपर है, लद्दाख क्लियर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इवन अरुणाचल प्रदेश की लगेगी चीन की सीमा ऊपर वाली, ये चीन में आएगा ना, ये जो पोर्शन है वो कहाँ आएगा? चीन में आएगा इधर, ये वाली जो सीमा लगेगी। तो आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। हेलो हेलो एवरीवन, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? इस तरह से सीमा आपकी डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है ना। पाक जल डमरू मध्य आपको बता ही दिया हमने आपको, ये क्या था, भारत श्रीलंका किससे कनेक्ट है आपका? पाक जल डमरू मध्य, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी ऊपर है, नीचे मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर रेंज लिखी कितनी है? 137 किलोमीटर तक जाती है ये। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, इन्हीं के नाम पर ये किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेडक्लिफ बोलते हैं, जो सर सीरियल रेडक्लिफ, यही वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये पड़ा था, ये अध्यक्ष थे। 1947 में आयोग बना था। अध्यारोपित क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाह्य शक्ति के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा किया गया। भारत चीन सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। कब किया गया था? 1914 में। भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। मोर्टिमर डूरंड नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1893 में इसको बनाया था, इस रेखा को डिसाइड किया था। कौन से राज्य हैं जिनके तीनों और अंतरराष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा, बांग्लादेश की पूरी सीमा पड़ती है। लद्दाख, पाकिस्तान उधर पड़ता है, ऊपर अफगानिस्तान और इधर चाइना पड़ता है। सिक्किम, इधर नेपाल पड़ता है, उधर भूटान पड़ता है, ऊपर चाइना पड़ता है।
तो तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तीनों को याद रखिएगा। त्रिपुरा वाला क्वेश्चन आपसे किया गया है, आपके पेपर में इसका पूछा गया है त्रिपुरा का, ठीक है, आपको तीनों याद रखने हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चाइना। आपको इन ऑप्शनों में से वो ढूंढना था जिसके साथ नेपाल, भूटान और चाइना की सीमा मिलती है। अभी अभी आपको दिखाया, ये जो सिक्किम है इसी के आसपास तो है। ऊपर कौन है? ऊपर चाइना है, ये चाइना है ऊपर। इधर कौन है? नेपाल है। इधर कौन है? भूटान है। तो नेपाल, भूटान और चाइना से किसकी सीमा मिलती है? सिक्किम की मिलती है। यही ऑप्शन दिया गया था। क्या अरुणाचल प्रदेश है? नहीं। मेघालय है? नहीं। पश्चिम बंगाल है? नहीं। किससे मिलती है? सिक्किम से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, हमने लिख दिया। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा साझा होती है, तो उन्होंने राज्य दिए हुए थे। आपको हमने टोटल बता दिया कौन कौन सा सीमा साझा होता है पाकिस्तान के साथ। कौन कौन होता है? देखो, पंजाब होता है, जम्मू कश्मीर होता है, लद्दाख होता है, गुजरात होता है और राजस्थान होता है। इतना तो मैप से आप क्लियर कर ही सकते हैं। ये तो आइडिया होगा सबको। हेलो भाई, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? क्लियर है? लद्दाख लगेगा, पंजाब लगेगा, जम्मू कश्मीर लगेगा, गुजरात लगेगा और राजस्थान लगेगा। भारत और नेपाल सीमा किसके साथ लगती है? भारत नेपाल की सीमा देखो, उत्तराखंड के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, बिहार के साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो सब लिखा हुआ है, आपको ये वैल्यू याद करनी होगी कौन कौन से राज्य से क्या है, ठीक है। चलिए अब जरा हम आपको दिखाते हैं इसमें। इतनी बातें हम लोग कर लिए। ये कौन सा पोर्शन है? लद्दाख। जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा, हम लोग एक बार रिवाइज कर ले। ये लद्दाख है। ये कौन है? जम्मू कश्मीर। ये कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? पंजाब। नीचे क्या है? हरियाणा। ये कौन है? उत्तराखंड। ये कौन है? यूपी। इधर कौन है? नेपाल। ये कौन है? दिल्ली, ठीक है। इधर क्या है? राजस्थान। ये क्या है? गुजरात। ये कौन है? एमपी। ये क्या है? बिहार। ये क्या है? झारखंड। ये क्या है? वेस्ट बंगाल। नीचे ये कौन है? छत्तीसगढ़। ये कौन है? ओडिशा। ये कौन है? सिक्किम। ये क्या है? भूटान। इधर क्या है? आसाम। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नीचे क्या है? मेघालय। ये क्या है? त्रिपुरा। ये कौन है? मिजोरम। इधर क्या है? मणिपुर। ये क्या है? नागालैंड, ठीक है। ये क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। ये है तेलंगाना। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। इधर क्या है आपका? कर्नाटक। ये क्या है आपका? केरल। इधर कौन है आपका? तमिलनाडु, ठीक है। तो इतना तो सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया है सबको? तो स्टूडेंट्स चलिए अब थोड़ा सा देखिएगा जरा अपने मैप को आप। ये जो पोर्शन है ये है दीव। ये जो है इसको बोलते हैं दीव। जो दमन दीव आप सुनते हैं ये दीव है। यहां पर जब आओगे तो ये जो छोटा सा बना हुआ है यहां पर, ये है दमन। ये दमन है। तो दोनों मिला के पढ़ा जाता है दमन दीव। ये है दमन दीव। नीचे यहां आओगे, ये वाला जो पोर्शन है दादरा नगर हवेली। तो ये जो पोर्शन है वो दादरा नगर हवेली है।
तो ये पूरा एक कर दिया गया है, इसको एक यूटी बना दिया गया है। तो टोटल पढ़ते हैं हम लोग दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब ये एक सिंगल यूटी है, पहले दोनों अलग अलग थे, दादरा नगर हवेली अलग थी और ये दमन दीव अलग था। तो आपने लोकेशन देख ली कि गुजरात के जो जस्ट पास पड़ता है उधर काठियावाड़ में, वो आपका दीव पड़ता है, इधर जो पड़ता है वो दमन पड़ता है, और नीचे जो ये महाराष्ट्र का बाउंड्री लगता है वो दादरा और नगर हवेली पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कौन है, गोवा है ये, तो ये गोवा है क्षेत्र, ठीक है ना। और नीचे आओगे आप जब, तो यहाँ पर पुदुचेरी का क्षेत्र पड़ता है। देखो पुदुचेरी के 4 जिले अलग अलग पड़ते हैं। एक ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ वाला, बड़े ध्यान समझना, इसको बोलते हैं कराईकल, ये पुदुचेरी का पार्ट है। ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये मेन पुदुचेरी है। एक इधर पड़ता है आपका, छोटा सा यहाँ बना होगा, माहे, पुदुचेरी का पार्ट है। और एक पड़ता है यहाँ यनम, बड़े ध्यान समझना, 4 मेन जिले पड़ते हैं पुदुचेरी में, लेकिन वो एक ही राज्य में नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में आ गए। वैसे तो पुदुचेरी तमिलनाडु में कहा जाता है, लेकिन पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो अलग अलग राज्य में हैं। सोच के देखिए, मतलब होता क्या है कि जनरली जिले एक ही जगह होते हैं, लेकिन नहीं है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी में, जिसका कराईकल वाला जो जिला है वो तमिलनाडु में है, जो मेन पुदुचेरी है वो भी तमिलनाडु में है, लेकिन इसका जो माहे जिला है, माहे, वो केरल में पड़ता है, और जो इसका यनम है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 3 राज्यों में फैला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये लोकेशन जरूर याद रखना कि माहे किधर है, यनम किधर है, कराईकल किधर है। तो कराईकल जो है वो आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है। माहे किधर है, पुदुचेरी में है। रीजन क्या था, पहले ये अलग अलग राज्य नहीं थे, ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी था। इस पूरे को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। और दूसरी बात, अलग अलग जगहों पर अलग अलग का था, कहीं पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, कहीं अंग्रेजों का अधिकार था। इस वजह से बड़ी दिक्कत हुआ करती थी इनके में आपस में। ये इस वजह से रीजन हुआ, जब ये अलग अलग हुए जब राज्य, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिली। कभी ये फ्रांसीसियों के अधिकार में रहता था, कभी अंग्रेजों के पास चला जाता था, उनकी वहां पे सेना रहती थी, तो बड़ी दिक्कत हुई थी। तो इन लोगों ने उसी तरह से रखा, लेकिन पुदुचेरी के अधीन कर दिया। तो 4 मेन जिले आते हैं, एक आता है यनम, एक आता है मेन पुदुचेरी जो है, एक है कराईकल और एक है माहे। माहे पड़ता है केरल में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है, और यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है, मेन मेन पॉइंट बताते हैं। आप अपने मैप में, हमने कहा था कि मैप रखिएगा जरूर। एक यहाँ जगह पड़ती है कुर्ग नाम की, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कुर्ग। कौन सी जगह पड़ती है, कुर्ग नाम की, कुर्ग। इस कुर्ग को बोलते हैं भारत का स्कॉटलैंड। कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, इसको बोलते हैं भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट है जो हमने इसमें दिखाया। अभी हम कुछ पीडीएफ का देखते हैं, फिर हम वापस आएंगे अपने मैप पर। थोड़ा सा अपने इस मैप को याद रखिएगा। राज्य सबको पता ही है, राज्य में ज्यादा दिक्कत किसी को है नहीं। लक्षद्वीप आपको पता चली गया है कि किधर है, लक्षद्वीप आपका ये पोर्शन पड़ता है। तो लक्षद्वीप किधर पड़ेगा, अरब सागर में पड़ेगा, अंडमान इधर पड़ेगा, ठीक है, अंडमान निकोबार इधर पड़ेगा, ठीक।
चलिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हम समझा रहे थे, फिर हम मैप पे आएंगे वापस। पहले आप थोड़ा सा पढ़ लो। आपने एक शब्द सुना होगा एनसीटी या एनसीआर वगैरह शब्द आप सुनते हैं, कैपिटल रीजन जो होता है। तो अब यहाँ पर बहुत थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं थी, हमने पीडीएफ में दे दिया है, आप इसको अपना पढ़िएगा। नेशनल कैपिटल क्षेत्र बोलते हैं इसे, नेशनल कैपिटल क्षेत्र। तो नेशनल कैपिटल क्षेत्र जो होता है, कैपिटल टेरिटरी या नेशनल रीजन, एनसीआर जिसे कहते हैं। कौन कौन आता है एनसीआर में? आप लोग ज्यादातर केवल दिल्ली को समझते हैं जी, नहीं। एनसीआर या एनसीटी में कौन कौन आता है? हरियाणा राज्य का कुछ क्षेत्र है जो एनसीटी में आता है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी आते हैं इसमें, जैसे नोएडा वगैरह आता है इसमें, और राजस्थान का भी क्षेत्र है जो आता है इसमें। राजस्थान का तो ज्यादा इसमें कंसीडर नहीं होता, केवल अलवर और भरतपुर कंसीडर होता है, लेकिन यूपी का काफी है जो दिल्ली से लगा हुआ है। जैसे कौन? मेरठ इसमें कंसीडर होता है, गाजियाबाद कंसीडर होता है, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, और उधर जो नोएडा वगैरह के जो क्षेत्र हैं, ये सब आपके इसमें कंसीडर होते हैं। ये सब एनसीआर का रीजन ही कहलाता है या एनसीटी का, ठीक है। हाँ, हरियाणा का ज्यादा पड़ता है। हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आते हैं। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? अब एनसीटी जब आप हरियाणा वाला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, गुड़गांव जिसे कहते हैं, अब वो गुरुग्राम हो गया है, ठीक है ना, पहले गुड़गांव नाम था। फिर मेवात पड़ता है, रोहतक पड़ता है, सोनीपत, ये बहुत दूर नहीं है, 1 घंटे के रास्ते पर है सब दिल्ली से। सोनीपत बिल्कुल पास में ही है उसके। सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है, पानीपत है, पलवल, भिवानी। पलवल उधर पड़ेगा जब आप मथुरा की तरफ चलेंगे तो पलवल पड़ेगा आपका। भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, जींद है, करनाल है। तो एनसीटी का मतलब समझ लीजिएगा, इस शब्द का मतलब क्या है। अगली बार से अगर कहीं पर एनसीटी लिख कर आए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो 3 राज्यों के कुछ मेन मेन क्षेत्र हैं जो इसमें कंसीडर होते हैं। हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं जो कंसीडर होते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जो कंसीडर होते हैं, और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जो इसमें कंसीडर होते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, याद करना आपको, क्योंकि हम क्लास में थोड़ा रटाएंगे बैठ के। बात समझ में आई? हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है ये? अरे हाँ ना, कुछ कर दिया करो तुम लोग, हम चिल्ला रहे हैं उतनी देर से। सब वीडियो बंद बंद करके बैठे हैं, क्या करें तुम लोग की क्लास? काहे बंद किए हो भाई सब लोग? क्या कर रहे हो ऐसा? सब एकदम महान है तुम। डाटा बचा के कहाँ जाओगे भाई? पाप पड़ेगा तुम लोगों को, समझ गए ना? हाँ, डाटा बचा रहे हो। इधर देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य अभी हमने बताया था आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये कोई काम का नहीं है अभी, तो नहीं, क्योंकि अब 2011 की जनगणना के अनुसार है। वैसे भी जहां तक उत्तर प्रदेश ही रहेगा भाई, हमको तो पीछे नहीं कर पाएगा कोई भाई, चाहे जो भी जनगणना आ जाए। अब मान लो इस बार की जनगणना आएगी तो हम ही तो आगे रहेंगे। अब 24 करोड़ की जनसंख्या पे कौन पहुंचेगा भाई? दिल्ली पहुंचेगा, 2 ही करोड़ पे चल रहा है। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा थोड़ा आ पाएंगे, यूपी ही आगे रहेगा, इतना कंफर्म है। तो अब जनसंख्या की दृष्टि से यूपी तो अभी भी आगे ही रहेगा, नई जनगणना आ जाएगी तो भी, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। रिसेंट की जनगणना आप देखो, वैसे तो डिजिटल कराने वाले हैं ये लोग, देखते हैं क्या करते हैं। पहले घर घर जाके होता था, अब सोच रहे हैं कि डिजिटल हो, वैसे ही जैसा भी करना चाहें। अब क्वेश्चन देखो, अब यहां से शुरू होता है मेन, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं, कोई भी एक राज्य दे देते हैं। जैसे इन्होंने दे दिया क्वेश्चन में कि तेलंगाना, अब ये आपसे 4 ऑप्शन देंगे वहां, तो वो देंगे कि तेलंगाना से इसमें से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जीके का पार्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन में आपको देगा कि तेलंगाना से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता। अब जिसको मैप याद होगा तो वो तो कर लेगा, जिसको मैप पता होगा कि तेलंगाना राज्यों के बीच में पड़ता है। अब जैसे तेलंगाना है तो यहाँ पर हमने वो लिखा है कि किससे वो स्पर्श करता है। अभी क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकते हैं ऑप्शन देकर, किससे स्पर्श नहीं करता है, ठीक है ना। तो पहला इसमें देखो, ये छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ नहीं है। सीएच हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ को लिखा है, एमएच हमने महाराष्ट्र को लिखा है,
और केआर हमने कर्नाटक को लिखा है और एपी हमने आंध्र प्रदेश को लिखा है। तो तेलंगाना राज्य से कौन कौन से स्पर्श करते हैं, तो आप जैसे ही इसमें मैप देखोगे अपना, देखो अगर आप मैप देखोगे इसमें, ये रहा तेलंगाना, ये तेलंगाना रहा। अब अगर ये तेलंगाना है तो कौन कौन से राज्य इससे लगे हुए हैं। अब ये तेलंगाना है आपका, ठीक है ना, ये वाला यहां से यहां तक ये आपका लगा हुआ है। तो आपको पता चल गया इसमें कि क्या क्या रहेगा। देखो महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र है स्पर्श रेखा, छत्तीसगढ़ है, ये बाउंड्री छत्तीसगढ़ की ही है, ये आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। आंसर खत्म हो गया आपका। अरे ऑल ऑफ द वो क्वेश्चन नहीं है वो पूरा लिखा है कि कौन कौन सा स्पर्श करता है, ठीक है, वो ऑल ऑफ द नहीं है, कौन कौन से स्पर्श करते हैं। तो तेलंगाना से कौन कौन स्पर्श कर रहा है तो वो आपको बताया था हमने। तो मैप अगर आपको ध्यान होगा तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। तो तेलंगाना से कौन कौन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इसी तरह से कर्नाटक की है। मान लो इसमें अगर कोई छूट गया हो तो वो आप अपने मैप से देख लेंगे। देखो कर्नाटक के साथ कौन कौन सा लग रहा है, एपी, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शॉर्ट का मतलब आप समझ जाइए। एपी मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, टीएस है यहाँ पर तेलंगाना के लिए, टीएस ये गाड़ी का नंबर होता है, तो टीएस होता है, तेलंगाना के लिए होता है। महाराष्ट्र में जैसे होता है किससे, एमएच से होता है, गोवा है, ये केरला है, केरला आपका केरला, और आपका ये है कौन सा, तमिलनाडु। तो कौन कौन से राज्य कर्नाटक से लगते हैं, मतलब कौन कौन सी सीमाएं जुड़ी हुई हैं उसकी, ठीक है। पीडीएफ में लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैप देख लो आप। देखो अब हम कर्नाटक देखते हैं, तो कर्नाटक ये है आपकी, ये सीमा है कर्नाटक की। तो ये कर्नाटक आपका यहाँ से ये बाउंड्री आ रहा है, यहाँ से ये पूरा, ठीक है। तो ये बाउंड्री आपका कर्नाटक का ये चला आ रहा है, ये सब। तो अगर आप कर्नाटक को देखोगे ध्यान से तो आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, ठीक है, ये तेलंगाना पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा, तमिलनाडु भी पड़ेगा, ये आपका केरल पड़ेगा, ऊपर गोवा पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे राज्य, क्वेश्चन समझ में आया कैसे पूछा जाता है। अब इसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 3 होगा और एक कोई होगा जो ऐसा दिया गया होगा जो वहां से स्पर्श नहीं करता होगा, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको अपने भारत का मैप क्लियर रखना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात ये है बस, ठीक है ना। ओके, यूपी से स्पर्श करने वाले राज्य, तो यूपी से स्पर्श करने वाले राज्य 8 राज्य जो बताया जा रहा है, ठीक है, कि यूपी से कौन कौन से कर रहे हैं। दिल्ली यूटी में आ जाएगी, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, जेएच का मतलब झारखंड है, और बिहार का मतलब बिहार है, और ये आपका है छत्तीसगढ़। तो जब आप अपना यूपी वाला देखेंगे तो यूपी वाले में आप देखिए जरा, यहाँ यूपी है, ये यूपी है, ठीक है। तो अब यूपी से आप देखो यहाँ पर कौन हो रहा है, उत्तराखंड। ये जो सीमा है ना, ये हिमाचल प्रदेश से हल्की सी टच होती है, ठीक है ना, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को भी लिया जाता है। तो यहाँ पर यूके उत्तराखंड लिया जाता है, हिमाचल प्रदेश भी लिया जाता है, हरियाणा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली आ गया जो टेरिटरी है। इसके अलावा राजस्थान कंसीडर होगा, जो राजस्थान यहाँ से टच हो रहा है, एमपी कंसीडर होगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या छत्तीसगढ़ होगा, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ होगा, ये नीचे छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। यहाँ देखोगे झारखंड भी कंसीडर होगा, और यहाँ बिहार भी होगा। तो 8 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरिटरी हो गया। दिल्ली वाला यूनियन टेरिटरी में चला जाएगा। बाकी जो यूके है 1, हिमाचल प्रदेश 2, और हरियाणा 3, राजस्थान 4, एमपी 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। तो यूपी से 8 राज्य लग गए और एक केंद्र शासित प्रदेश लग गया। अब इतना बहुत है आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसा होगा। हम इतनी आशा करते हैं कि आपको अपना भारत याद है। हेलो, अपने भारत के बारे में तो पता है ना भैया, नहीं पता है तो याद कर लो कम से कम राज्य, ठीक है, कहाँ से क्या बाउंड्री लगती है। बस बाकी आप समझ गए। अब ये एमपी से स्पर्श करने वाला है, 5 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से 5। तो हमने एक आइडिया दिया है, बाकी अपना घर में प्रैक्टिस करते रहिए, मैप सामने रखकर अपना चेक करते रहिए,
हाँ, जो शॉर्ट में लिखा है उसका मतलब समझ लीजिए। GZ का मतलब है गुजरात, ये राजस्थान है, ये यूपी है। CH का मतलब छत्तीसगढ़ है। जहां पर भी CH लिखा हुआ है वो चंडीगढ़ नहीं है, वो छत्तीसगढ़ है। और ये महाराष्ट्र, ठीक है। OD जहां लिखा हुआ है वो उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है। TEL तेलंगाना के लिए है, KR कर्नाटक के लिए है, और ये तमिलनाडु के लिए है। 7 सिस्टर स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 7 सिस्टर स्टेट जो हमने बताया था। तो हमने मेन मेन पॉइंट बताए थे, बाकी डिटेल आपके PDF में है जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, कितने राज्य स्पर्श करते हैं असम को? 7 राज्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असम को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 7 राज्यों से स्पर्श होता है। लेकिन यूपी को कितने करते हैं? 8 करते हैं, और एक यूपी करता है। तो असम के लिए 7 हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है। मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए असम यहाँ पर है, ये है असम, ठीक है, ये असम है, ये असम। तो असम के चारों तरफ सब राज्य ही हैं। ऊपर इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, नीचे त्रिपुरा है, इधर आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इवन पश्चिम बंगाल की ये बाउंड्री। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल टच नहीं करता, तो ये पश्चिम बंगाल की ही सीमा है। ये जो सीमा आती है ये पश्चिम बंगाल की ही आती है। ये सब पश्चिम बंगाल की सीमा जाती है यहाँ तक, जहां से असम शुरू होता है। तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है असम से, इसीलिए ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल घुसपैठ होती है, ये पश्चिम बंगाल के इधर से घुसपैठ करते हैं असम में, बांग्लादेश से सब यहाँ घुस जाते हैं, तो सब अवैध घुसपैठ यहीं होता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हमने की आपसे यहां तक, ओके। चलो, तो यहां तक बात आपकी खत्म हो गई, ओके। आते हैं वापस अपने, आपको हमने ये दिखा दिया। तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा? भारत के राज्य यूटी। ये बाकी चीजें आप अपने PDF से पढ़िएगा। मेन मेन चीजें हमने आपको बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी थी। एक इसमें से क्वेश्चन आपको बनेगा स्पर्श करने वाला, स्पर्श करने वाले राज्य, वो आप वहां से देख लीजिए, अपने मैप को याद कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको मैप याद है सारे आंसर उसको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, भाग की जब हम बात कर रहे थे, तटीय भाग, तो देखिए तटीय भाग में जब हमने आपको बोला कि भारत की तटरेखा पर कितने राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं। यूटीज पढ़ रही हैं वो अलग बात है। तटरेखा की लंबाई जो है, टोटल लंबाई 7516.6 बोली गई थी। मुख्य भूमि से लगे कि 5422 थी, और मुख्य भूमि से दूर क्या थी? 2094 थी। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की थी, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की थी, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की थी। देखिए जब आप इस मैप को देखेंगे आप अपने यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैप है, इस मैप में ये पूरी तटरेखा है। ध्यान से देखना, ये पूरा तटरेखा कहलाएगा, ठीक है ना। ये तटरेखा है, ये पूरा यहां तक जा रहा है। अब आपसे अगर हम पूछे कि कौन कौन से राज्य हमारे तटरेखा पर हैं, तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। देखो गुजरात पड़ गया, ठीक है, महाराष्ट्र पड़ गया, कर्नाटक पड़ गया, गोवा पड़ गया, केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया। ये उधर नहीं जाएगा, वेस्ट बंगाल तक रहेगा। हो गए 9 राज्य। आपसे क्या लिखा था हमने कि भारत की तटरेखा पे कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? भारत की तटरेखा पे 9 राज्य पड़ते हैं। तो ये रहा तटरेखा आपका। एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया केरल, छठवां हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा, और नौवां हो गया वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 राज्य जो हमारे यहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना। अब तटरेखा में देखो कौन आएगा। अब दमन और दीव को तो हमने एक ही बना दिया है। दमन और दीव, दादर नागर हवेली, ये तो एक ही हो गया। अब तो एक यूटी ये हो गया, दूसरा यूटी आपका कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया,
भाई मेन भूमि पे नहीं है, लेकिन है तो आपके इसका पार्ट ही। तो एक हो गया ये यूटी, एक हो गया ये यूटी, एक यूटी इधर हो गया अंडमान वाला, और एक यूटी हो गया पुदुचेरी वाला। तो हमारी तटरेखा पे 4 यूनियन टेरिटरीज हैं और 9 राज्य हैं। यहां से लेकर यहां तक ये तटरेखा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है, इतना तेज है आप। ठीक है, गुजरात पढ़ रहा है, महाराष्ट्र पढ़ रहा है, गोवा पढ़ रहा है, कर्नाटक पढ़ रहा है, केरल पढ़ रहा है, तमिलनाडु पढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश पढ़ रहा है, उड़ीसा पढ़ रहा है और वेस्ट बंगाल पढ़ रहा है। ये 9 राज्य पढ़ रहे हैं। और ये एक हो गया है केंद्र शासित प्रदेश, एक लक्षद्वीप होता है, एक आपका अंडमान होता है और एक पुदुचेरी होता है। ठीक है, लाइन समझ में आ गई सबको कि हमारी तटरेखा पे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, इन दोनों को ऐड करके, अंडमान को और लक्षद्वीप को ऐड करके। अगर इन दोनों को छोड़ दोगे लक्षद्वीप अंडमान को तो 5,422 आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान इन दोनों को मिलाकर है 2,094 किलोमीटर, और बाकी ये जो रेखा है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई है आपकी 5,422 किलोमीटर। जब दोनों को ऐड किया जाता है तब जाके आता है 7,516.6 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई आपकी ये है, हमने पूरा डिटेल में बता दिया कैसे वो वैल्यू 7,516 है। ठीक है, मेन तटरेखा की लंबाई केवल 5,422 है, इन दोनों का मिलाकर 2,094 है, जब सबको ऐड कर देते हैं तब आता है आपका 7,516। अब पूरे की अगर बाउंड्री की बात करोगे, यहां से शुरू करके ये पूरा लेकर के नीचे तक जाओगे आप, अगर पूरा नीचे तक जाइए ये सब कुछ मिलाकर, तो क्या करना है आपको, 15,106 किलोमीटर वाले को ऐड कर दीजिए 7,516 में, लगभग 22,000 समथिंग आ जाएगा। तो टोटल जो बाउंड्री लाइन हमारी आ जाएगी वो 22,000 समथिंग किलोमीटर आ जाएगी। सिंपल है, थोड़ा थोड़ा बस चीजों को समझना है। चलिए अब एक बात हमारी समझिएगा बड़े ध्यान से स्टूडेंट, ये जो तटीय इलाका है हमारा, ये जो तटीय इलाका है गुजरात से लेकर के ये जो तटीय इलाका हमारा जा रहा है, ये पूरा, ये 3 भागों में बटा है। ये 3 भागों में बटा है। बताओ कितने भागों में बटा है? हेलो जगुर, सब लोग, तुम लोग तुरंत निकल जाते हो कहीं और। ब्रजेश, सच्चिदानंद, संतोष, विनय, मीनाक्षी, अभिषेक, समर, हेमा, ब्रजेश, जयप्रकाश, ममता, अंकुल, दुर्गेश। 3 भागों में बटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक भाग है ये, इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्रदेश, अभी हम बता देंगे लिखकर, पहले मैप देख लो। इसे बोलते हैं काठियावाड़ प्रदेश या गुजरात का क्षेत्र। दूसरा होता है ये वाला क्षेत्र, यहां से लेकर यहां तक, ये नीचे से लेकर यहां तक। पश्चिमी तट। और एक होता है यहां से लेकर यहां तक, इधर से लेकर होता है यहां तक, इसे बोलते हैं पूर्वी तट। और ये होता है काठियावाड़। भारत की जो मेन तट है, मेन तट भूमि है, वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला काठियावाड़ प्रदेश में, दूसरा पश्चिमी तट में, तीसरा पूर्वी तट में। अब आपको ध्यान ये रखना है कि पश्चिमी तट किधर पड़ता है, पूर्वी तट किधर पड़ता है। तो पश्चिमी तट इस साइड है, महाराष्ट्र की साइड है, महाराष्ट्र की साइड आपका पड़ता है पश्चिमी तट। कहां तक? कन्याकुमारी तक, नीचे कन्याकुमारी है, इस कन्याकुमारी तक आपका पश्चिमी तट आता है। फिर इस कन्याकुमारी से जब आप वेस्ट बंगाल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये पड़ता है पूर्वी तट। तो हमारा पूरा तट रेखा 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ओके। काठियावाड़ जो गुजरात का क्षेत्र है, नीचे कौन? पश्चिमी तट, इधर कौन? पूर्वी तट। हेलो, बोल हम रहे हैं, थक ये लोग गए हैं, एकदम खत्म है सब। ठीक है, चलिए। किसी को पता है कि मालाबार तट किसे कहते हैं?
आप में से कौन बताएगा इसमें से मालाबार तट किधर पड़ता है? मालाबार तट पश्चिम की तरफ पड़ता है, इस साइड पड़ता है या इधर पड़ता है पूर्वी? मालाबार तट किधर पड़ता है सर? केरला की तरफ पड़ता है मालाबार तट। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। मालाबार तट इधर पड़ता है, मतलब मेन तट है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में एक पोर्शन पड़ेगा, वो होता है आपका मालाबार तट। इधर है मालाबार तट। ठीक है, अभी नोट करेंगे हम लोग। अच्छा, आप बताइए हमको, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ पड़ता है? कोंकण तट किधर का पार्ट है? वो पश्चिम का पार्ट है या पूर्व का पार्ट है? कोंकण। कोंकण आइडिया दे देते हैं, गुजरात का एक, सॉरी, गोवा का एक क्षेत्र है, कोंकण पड़ता है उधर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो कोंकण पड़ता है इधर, इस साइड। ठीक है, कोंकण इधर पड़ता है। मुंबई से लेकर गोवा तक का क्षेत्र रहता है, वो कोंकण तट होता है। फिर गोवा से जब आप नीचे मंगलुरु तक आते हैं तो वो कनारा तट होता है। ये कनारा तट होता है। इधर होता है आपका कोंकण तट, नीचे होता है मालाबार तट, और ये सब मिला के होता है पश्चिमी तट। ठीक है, चलिए, इधर नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ये वाला तट, जो तमिलनाडु वाला तट होता है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल। इसके ऊपर जब जाओगे इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो ये सब पूर्वी तट का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो आपको हमने थोड़ा आइडिया दिया, नोट कर लीजिए जरा सभी, लिखिए जरा। पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पूर्वी एवं पश्चिमी तट। भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान। और तीसरा, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के मध्य है। ठीक है, यह भी 3 भागों में है। पहला, कोंकण तट, मुंबई से गोवा। दूसरा, कनारा तट या कर्नाटक तट, गोवा से मंगलुरु। और तीसरा पड़ता है आपका मालाबार तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी। मंगलुरु से कन्याकुमारी।
पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य। पहला है उत्तरी सरकार तट, महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच मैदान को। दूसरा कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तट। ठीक है ना। तो अब अगर अगली बार कोई देखो ये आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, कोरोमंडल तट से रिलेटेड, और ये आपके पीडीएफ सीट में है, उसमें जो डीपीपी है उसमें क्वेश्चन है ये। आपको ये तट के नाम आते हैं, ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा किधर पड़ता है। ओके, देखिए अब इसमें दो शब्द आए हैं, हो सकता है स्टूडेंट कोई कंफ्यूज हो जाए इसमें, हम जरा इस बात को क्लियर कर दें, नहीं तो आप लोग पढ़ते समय थोड़ा सा डाउट में आ जाएंगे। जैसे इन्होंने लिखा है कि पश्चिमी तटीय मैदान, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिमी घाट, तो आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों एक ही हैं। हाँ दोनों एक है, लेकिन क्या होता है कि जो तट होता है वो ठीक किनारा होता है, मतलब समुद्र का जो बिल्कुल जस्ट किनारा है, जहां पे समुद्र की लहरें आती हैं बिल्कुल, वो एकदम तट उसी को तट कहा जाता है। ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे भारत की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जैसे अगर हम गुजरात की बात करें और इस तरह से, देखो इधर क्या है आपका अरब सागर है, ठीक है, और इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। इधर जो पोर्शन है इस साइड, ये पोर्शन, और एक तरफ ये जो इधर पोर्शन है आपका, ये जाता है, तो ये एक्चुअल में है पूर्वी घाट, और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है ना। यहां पर ये जो इलाके हैं, ये बचा, अब क्योंकि अरब सागर का एरिया है पूरा, तो अरब सागर और इधर यही तट कहलाता है पश्चिमी तट, और ये जो इलाका इधर बीच का कहलाता है उसी को कहते हैं पूर्वी तट, ये कहलाता है एक्चुअल में। तो क्या होता है कि ये कई किलोमीटर लंबी होती है, जैसे पश्चिमी घाट, अब केवल वो लाइन आपको दिख रही है ना, ये 100 किलोमीटर लंबा, मतलब पूरा क्षेत्र है वो, पूरा एक पहाड़ी इलाका जहां से कई सारी नदियां निकलती हैं। पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदी निकल के इधर जाएगी, यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं, ऊपर से गोदावरी निकल के जाती है इधर, गोदावरी जाती है इधर, और इधरी से निकल करके आपकी कृष्णा जाती है, यहीं पश्चिमी घाट से निकलकर इन्हीं इलाकों से कृष्णा बहती है वहां जाकर। समझ रहे हो, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इधर इस साइड आओगे तो पेरियार यहीं से निकल के चली जाती है इस साइड, नीचे नैयार नदी आ जाती है, तो ये इस तरह से डिफाइन है। तो इसीलिए वो शब्द लिखा हुआ है कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच पश्चिमी तट, और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्वी तट। ठीक है। अब इन्हीं को बांटा गया था पोर्शन में, नीचे का जो पोर्शन था, इधर वाला पोर्शन, यहाँ वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ये मालाबार तट था, ये है मालाबार तट। लेकिन इधर जब जाओगे इस साइड, तो यह है कोरोमंडल तट। इसके ऊपर जब जाओगे आप, इसके ऊपर तक ये जो पोर्शन रहेंगे,
तो ये रहेगा उत्तरी सरकार तट, ये पूरा उत्तरी सरकार तट रहेगा, ठीक है। ये कोरोमंडल तट रहेगा यहाँ। इधर मालाबार है, मालाबार। ऊपर जाओगे तो इधर कोंकण पड़ेगा, गोवा तक वाला। वही सब पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखो। कोंकण तट, मुंबई से गोवा, मुंबई जहां पर है वहां से लेकर के, मुंबई से लेकर के, इधर मुंबई से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र आपका कोंकण कहलाता है। फिर उसके बाद गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। तो गोवा से लेकर के नीचे जब पहुंचोगे वहां तक, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कनारा तक। नीचे जब जाओगे आप मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, तो मालाबार कहलाएगा। ऐसे है। उत्तरी सरकार तट किसे कहते हैं, महानदियों, कृष्णा नदियों के बीच। ये महानदी बह रही है, सपोज करो ये महानदी है ऊपर, और नीचे कृष्णा है। तो महानदी और कृष्णा के बीच का जितना क्षेत्र है, महानदी ऊपर है इधर, तो इनके बीच जितना भी क्षेत्र है वही कहलाता है उत्तरी सरकार तट। और फिर कृष्णा नदी के नीचे का जितना पूरा क्षेत्र है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। हेलो, क्या चल रहा है, एनर्जी खत्म है, बची है? ऑनलाइन क्लास है 1 बजे से कि नहीं? अच्छा, चलिए तो एक और कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। देखिए क्या होता है, जो समुद्री इलाके होते हैं उन समुद्री इलाकों के पास बंदरगाह बनाए जाते हैं। पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर बंदरगाह का नाम आएगा, एक आइडिया तो लगा लो कि बंदरगाह अगर पूछेगा तो आप बंदरगाह आप कहाँ, जम्मू कश्मीर नहीं बताओगे। अब बंदरगाह जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगा, समझ गए ना। बंदरगाह किधर पड़ेगा, समुद्री इलाकों की तरफ पड़ेगा, यानी कि इन्हीं तटीय इलाकों में ही बंदरगाह बनेंगे। इसलिए एक आइडिया तो आपको क्लियर है कि जब भी बंदरगाह का नाम आएगा तो उस बंदरगाह में या तो गुजरात आएगा, पूछा जाएगा तो, या तो महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक हो सकता है, केरल हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है, उड़ीसा हो सकता है, या वेस्ट बंगाल हो सकता है। मतलब अगर कोई भी आपसे बंदरगाह पूछा गया तो इतना आइडिया है कि इनमें से कोई राज्य का वो होगा। सिंपल बात। बंदरगाह को भी दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक पढ़ा जाता है पश्चिमी तट के बंदरगाह, इधर के बंदरगाह, और एक पढ़ा जाता है पूर्वी तट के बंदरगाह। दो तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। प्रमुख बंदरगाह, यह आपके एसएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए हम ये टॉपिक बता रहे हैं आपको। पश्चिमी तट के, देखिए पहले गुजरात का देख लीजिए कौन कौन है। कांडला, मुंड्रा, सिक्का, ओखा, महाराष्ट्र में, नोट कर लो पीडीएफ में नहीं है ये। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा, कर्नाटक में उडुपी, उडुपी लिखा है उडुपी, न्यू मंगलौर, ठीक है। गोवा में मुर्मुगांव, केरल कोचीन, बड़े बंदरगाह 12 हैं, लेकिन एक और प्रस्तावित है, तो 13वां भी बन रहा है आपका। तो बड़े बंदरगाह 12, ये सेकेंड वाली जो डीपीपी आपकी है उसमें है ये क्वेश्चन सारे।
सेकेंड वाली डीपीपी जब मिलेगी ऑनलाइन आपको शेयर कर दें क्या डीपीपी? ठीक है, ऐप में भेज देंगे दोनों। ऑनलाइन क्लास चल रही है। कौन सी ऑनलाइन चल रही है भाई? ऑनलाइन तो यही चल रही है। और कौन सी ऑनलाइन चल रही है? ठीक है। नोट करिए, पूर्वी तट के बंदरगाह। सर विनय को हैप्पी बर्थडे। विनय को हैप्पी बर्थडे, कहाँ है विनय भाई? हैप्पी बर्थडे। ठीक है। और जियो तुम हजारों साल। ठीक है। क्या है, वो भी कह रहा होगा सर क्या, इससे बढ़िया तो आदि मानव का जीवन था, पढ़ना लिखना नहीं पड़ता था, खाली बस नंगे घूमते थे, मार पीट के खा जाते थे, बढ़िया जीवन बिताते थे, जहां मर्जी वहां नहा लेते थे। क्या हम लोग को विकसित कर दिया, खाली पढ़ना 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 है। हाँ, आदि मानव को क्या पढ़ना था? खाए पिए पड़े थे कहीं पर भी, न घर की चिंता थी न कुछ थी, जहां नदी मिली वहां नहा लिए, जहां जानवर मिला वहां खा लिए। चलो। तमिलनाडु। नीचे सबसे पहले पूर्वी तट पे देखेंगे तो तमिलनाडु में कौन पड़ेगा आपका? एन्नौर, तूतीकोरिन। ये दोनों बंदरगाह यहाँ पर है आपके, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। उड़ीसा। पारादीप। पश्चिम बंगाल। हल्दिया। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह को ये नदी बंदरगाह कहा जाता है, ये नदी के किनारे है। हुगली नदी जो है ना, तो ये समुद्र का नहीं पार्ट होता है, ये हुगली नदी के किनारे, इसलिए नदी बंदरगाह। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। ऑप्शन देकर उन्होंने पूछा था इसमें से नदी बंदरगाह कौन है, जो नदी के किनारे होता है वो नदी बंदरगाह होता है। ठीक है। तो यहाँ पर नदी बंदरगाह कोलकाता है। विशाखापट्टनम के लिए एक खास बात है, अंदर भूमि काफी अंदर तक घिरा हुआ। सबसे सुरक्षित माना जाता है ये, सबसे सुरक्षित में ये माना जाता है ना। यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह पड़ता है, जो चेन्नई बंदरगाह कहा जाता है वो चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। बनाया गया मतलब कृत्रिम बंदरगाह, पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। बाकी सब नेचुरल है, उसमें कुछ किया गया, बाकी ये कृत्रिम है। ठीक है। ये जो जवाहरलाल नेहरू है, कंटेनर पोर्ट है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है ये, जहाँ पे कंटेनर आते हैं ज्यादा, मतलब वो जो जहाजों पे लद के आते हैं कंटेनर, इसलिए उसे कंटेनर पोर्ट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मझगांव एक पड़ता है, पोत निर्माण होता है।
मतलब जहाजों को बनाने वाला जो डॉकयार्ड है, ये जहाजों का बनाने वाला डॉकयार्ड है, जो पानी के जहाज होते हैं, वो फेमस है मझगांव। गुजरात किस चीज के लिए फेमस है? पोत भंजक के लिए, तोड़ने के लिए उन्हें। तो पोत भंजक के लिए गुजरात राज्य अग्रणी है, लेकिन पोत निर्माण में जो अग्रणी है वो मझगांव है। पोत निर्माण में जो है वो मझगांव जो यहाँ पड़ता है वो है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और गुजरात में पड़ता है पोत भंजक। कांडला जो है स्वतंत्रता के बाद बना पहला बंदरगाह। स्वतंत्रता के बाद बना पहला बंदरगाह है कांडला। ओके। तो यहां तक हमने डिस्कस किया हमारे राज्य, तटरेखा, सब आप रिवाइज कर लीजिएगा और पीडीएफ को अपना देखिएगा। देखिए मेन मेन पॉइंट हम बताते जा रहे हैं, जो डिटेल है वो आप पीडीएफ में अपना देख सकते हैं। कोई दिक्कत अब नहीं आ रही होगी पढ़ने में। अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आप चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है ना? क्योंकि हमने मेन समझा दिया। तो बंदरगाह आप ध्यान रखेंगे, इसको याद करना, ये याद करना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सारे नाम रखने होंगे, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है ये आपको रखना होगा। ठीक है। तट के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। कोरोमंडल तट किधर पड़ता है, उत्तरी सरकार तट किधर पड़ता है, मालाबार किधर पड़ता है, कोंकण तट किसे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका ये जो तटरेखा की लंबाई वगैरह है ये आपको ध्यान रखनी होगी। तो आज हमने इतना देखा। कल हम लोग का पोर्शन रहेगा जो हमारे द्वीप बचे, लक्षद्वीप और जो अंडमान, कल इसका डिस्कशन होगा कि क्या है वहां पर, कौन सा द्वीप सबसे फेमस है, ज्वालामुखी कौन सा है, ये सब डिस्कस होगा। तो कल हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होगा। सर इन इंडिया ईस्ट की मैक्सिमम पॉइंट और वेस्ट की मैक्सिमम पॉइंट के बीच टाइम का डिफरेंस 2 आवर्स की है, तो फिर गुजरात में 6 उत्तर प्रदेश में 8 AM होनी चाहिए थी। नहीं, वो जो टाइम लिया जाता है वो आपको याद है कि वो 2 घंटे का जो समय आता है गुजरात और अरुणाचल का, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से लिया जाता है, जीएमटी से। इसीलिए हमने अपनी मानक रेखा खुद तय की है 82.5 डिग्री, जिसकी वजह से हमारे में कोई दिक्कत ना आए। वो जो 68 डिग्री देशांतर लिया गया है गुजरात का, वो ग्रीनविच से लिया गया है, और जो 97 डिग्री लिया गया है वो आपका ग्रीनविच से लिया गया है। ये दोनों रेखाएं 82 डिग्री अपने भारत से नहीं है, इसलिए भारत की एक अलग मानक रेखा मानी गई है, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश में समय एक ही माना जाए। ठीक है। वो जो 2 घंटे का गैप आता है गुजरात और अरुणाचल में, वो जीएमटी से आता है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जब देखते हैं तब। भारत में इसलिए गैप नहीं आता क्योंकि हमने मानक रेखा अपनी खुद की मान रखी है। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। एक बार सामने आ जाओ जरा सब लोग, सुंदर मुखड़ा देखे तुम लोग का, दोपहर में कितना सुंदर लगते हो। भाई हम तो सुंदर लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी देखोगे तुम लोग कितने सुंदर हो। ठीक है। अब देखो आधे से ज्यादा वीडियो ओपन नहीं करेंगे, क्यों? आधे 100%। जरा मैं आज नाम नोट कर लूंगा जिनका ओपन नहीं होगा, कल मिले जरा उनसे। ये लोग खाली कोर्स करा दो सर, ये करा दो सर, पढ़ नहीं रहे हैं सर, पढ़ना लिखना एक नहीं है, करा सब दो सर, है ना? कौन कौन ऑन होता जा रहा है? हेमा है, समर है, विनय, अभिषेक है, दुर्गेश है, अतुल, अंकुल, प्रिया, श्रद्धा, चलो ये सब तो हम जान ही रहे हैं इन लोग को, रविंद्र है, अदिति है, नेहा, सुमित, मनोज, प्रेशिका, ऋषभ, मीनाक्षी, श्वेता, सत्यजीत, सहीम, जयप्रकाश, ममता, रियल में ज्ञान प्रभा। तुम लोग गायब हो गए भाई, कहाँ गए? कहाँ गए जयप्रकाश, ममता, तिलमरान, रियल में ज्ञान प्रभा, अनुराग सर भी गायब है। अच्छा, पप्पू 27। अच्छा, खुद ही सब छोड़ते जा रहे हैं। कल चलो मिलवाते हैं तुम्हें हिमांशु सर से। पहला लेक्चर तुम लोग का पहले हिमांशु सर का होगा, घबराओ मत, क्लास बाद में होगी।